Hello dear students. So we move on to the last topic of linear correlation, that is coefficient of determination. एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज 5 मार्क वाले सम्स के अंदर सेक्शन एफ के अंदर काफी बार कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का सम भी पूछा जाता है, विच इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन इटसेल्फ। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है और क्यों है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन लाइन जो आपकी होती है दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और जब आप y की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू आती है। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू रिलायबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? अंडरस्टूड, बिकॉज एस्टिमेट्स गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड किया जाता है विच इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब होता है लीनियर कोरिलेशन, जो हमने पिछले चैप्टर में फाइंड किया था। तो जब आप लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जब स्क्वायर करते हो तो इट बिकम्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ बिकॉज आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगी अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो, और आपका आर स्क्वायर का आंसर आएगा बिटवीन 0 to 1। और इस पे से हमको इंटरप्रेट करना है वेदर योर लीनियर रिग्रेशन लाइन इज रिलायबल और नॉट, और आपके एस्टिमेट रिलायबल होंगे या नहीं होंगे। तो हाउ टू इंटरप्रेट देम? इफ आर स्क्वायर इज लेस देन 0.5, मतलब आपका आर स्क्वायर का आंसर 0.5 से कम आया तो एस्टिमेटेड वैल्यू इज नॉट रिलायबल एट ऑल। अगर आर स्क्वायर 0.5 है या इवन 0.5 से 0.7 के बीच में है, आई वुड से यू शुड नॉट कमेंट ऑन द रिलायबिलिटी, बिकॉज रिलायबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यू कैन रियली जज फ्रॉम दिस इंटरप्रिटेशन। एंड इफ आर स्क्वायर इज क्लोजर टू 1, मतलब के समझ लो कि 0.7 से बड़ा और 1 के बीच में है, तो yes, the estimated value is reliable. Understood? So these are the interpretations of coefficient of determination. ऐसे आप interpret कर सकते हो और find कर सकते हो कि whether your y cap, that is estimated value of y, is reliable or not. तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा और उससे हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे सॉल्व करना है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी नया नहीं है। सो विल सी वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। So now I'm going to explain you the illustration number 14 of the chapter of linear regression of your textbook. In order to study the relationship between the density of population and the number of persons suffering from skin diseases, the following information is obtained from the 6 cities regarding to the density of population per square kilometer and the person suffering from skin diseases per 1000. तो आपको x और y डेटा दे दिया है। Now what they've asked you is obtain regression line of y on x, estimate the number of patients suffering from skin disease if the density of population is 50,000 and examine the reliability of this regression model. जब भी आपको reliability examine करने के लिए बोला हो तो मतलब आपको coefficient of determination भी find करना पड़ेगा। Understood? So do read the question very properly. Now तो इन लोगों ने जो sum solve किया है first वो देखते हैं हम। यहाँ पे इन लोगों ने अज्यूम मीन लिया है 15,000 को और v के लिए लिया है 60 को, एंड चेंज ऑफ स्केल किया बाय डिवाइडिंग इट बाय 510। तो चेंज ऑफ स्केल करने के बाद इनकी वैल्यूज आती है, सिग्मा u का टोटल आता है 5, सिग्मा v का टोटल आता है 2, uv का टोटल आता है 22, u स्क्वायर 139 एंड v स्क्वायर 30। यहाँ पे आपको v स्क्वायर का कॉलम भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज you have to find out r as well, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो इसमें आप बाकी सम्स की तरह v स्क्वायर का कॉलम स्किप नहीं कर सकोगे, बी केयरफुल विद दैट। तो पुटिंग इट इनटू द फॉर्मूला, बिकॉज इन लोगों ने चेंज ऑफ स्केल भी किया है तो cy अपॉन cx आएगा करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे बाय सॉल्विंग दिस वी गेट आर b दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एज 0.003, और फिर हम a फाइंड करेंगे। तो जब a फाइंड किया तो a की वैल्यू आई, बिकॉज इनका y बार था 63.33 एंड x बार था 15,416.67। पुटिंग ऑल द वैल्यूज b भी ऊपर ही फाइंड किया था, वी गेट 17.08 एज a। नाउ रिग्रेशन लाइन भी मिल गया और अब एस्टिमेट करना था कि अगर 15,000 का पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कितने स्किन डिजीज वाले लोग होंगे।
तो y कैप आपका आता है 62.08। नाउ यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था जो हम लीनियर रिग्रेशन में पहले ही सीख चुके हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसमें एक इलस्ट्रेशन सिलेक्ट किया है बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू इन एज फार एज सॉल्यूशन इज कंसर्न एंड आई एम गोइंग थ्रू क्विक बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बिकॉज अब मैं आपको स्टेप्स नहीं सिखाऊंगा, अब आपको कंसेप्ट सीखने हैं ये सम के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली 62% आर सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीजेस। अब हम फाइंड करेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर फाइंड करना सिंपल है। वी पुट द एंटायर फॉर्मूला ऑफ लीनियर कोरिलेशन, जिसमें आप अगेन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और उसको स्क्वायर कर देना है। बस जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको स्क्वायर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो जब आपने स्क्वायर कोरिलेशन रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर किया, वी गॉट 0.10 विच इज मच लेस एंड नियरर टू 0। तो जो आपका रिग्रेशन मॉडल है दैट इज नॉट रिलायबल एट ऑल। एज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 0, इट कैन नॉट बी सेड दैट द रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल। मतलब जो भी एस्टिमेट है वो गलत होने के पूरे चांसेस हैं एंड इट इज नॉट रिलायबल बाय एनी मीन्स। और ये कंक्लूजन लिखना कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन में it is 100% compulsory. Understood? Now ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक और छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा दैट इज BYX से BVU का कन्वर्जन का सम। ये एक शॉर्ट सम है जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ईजी थिंग विच यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। तो इसमें इलस्ट्रेशन 21 विच इज़ अ शॉर्ट सम, हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। If BYX is equal to 0.85 and U is equal to X minus 15 and V is equal to Y minus 20, find out the value of BVU. BVU मतलब के जब आप assume mean method से solve find करते हो regression coefficient को तो उसको BVU बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो U का मतलब है X minus 15 and V का मतलब है Y minus 20। मतलब there is no change in scale of this, सिर्फ change of origin किया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चेंज ऑफ स्केल का होता है। तो चेंज ऑफ स्केल अगर नहीं किया हो तो BYX जो होता है वही BVU होता है। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि व्हाट्स द आंसर। तो फर्स्ट का आंसर इधर दिया है दैट एज इट इज X माइनस A एंड Y माइनस B, मतलब सिर्फ अज्यूम मीन माइनस किया है और कोई चेंज ऑफ स्केल नहीं हुआ है। BVU इज इक्वल टू BYX दैट इज 0.85 ओनली। तो आपका आंसर आएगा 0.85 ही। नाउ सेकेंड में देखते हैं if U is equal to X minus 5 divide by 3 and V is equal to Y minus 8 divide by 5 and BYX is equal to 0.9, find out the value of BVU। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल किया गया है तो अब BVU is equal to एक्चुअली सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं दैट BVU जो होता है दैट इज इंटू CY अपॉन CX होता है। तो BYX आपको दे दिया गया है, अंडरस्टूड। यू नीड टू फाइंड आउट BVU। तो BVU इज इक्वल टू, जब हम CY अपॉन CX को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो दैट इज CX अपॉन CY। CX मतलब जो चेंज ऑफ स्केल हुआ था यहाँ पे X का दैट इज X माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो उसको हम ऊपर लेंगे और Y का जो चेंज ऑफ स्केल हुआ था दैट इज डिवाइड बाई 5 वो हम इधर लेंगे दैट इज इक्वल टू 0.54। 0.9 into 3 divided by 5 is equal to 0.54. This will be your BVU. थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है that if U is equal to 10 into X minus 4.5 and V is equal to Y minus 50 upon 10 and BYX is equal to 0.25, तो you have to find out the value of BVU. Now ऐसे एक सिमिलर लॉन्ग सम हम कर चुके थे जिसमें एक में मल्टीप्लाई था और एक में डिवीजन था। तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा फैक्टर ये करना है अपने को दैट सेम फॉर्मूला यूज करके दैट BVU is equal to BYX into CX upon CY. नाउ CX अभी इधर मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन नहीं है, तो 1/10 लेना पड़ेगा, मतलब ये 10 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.25 इंटू 1/100, मतलब 10 इंटू 10 करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.0025, दैट इज योर BVU। नाउ द लास्ट वन में ऐसा बोला है दैट इफ U इज इक्वल टू 5 into X minus 40 and V is equal to 2 into Y minus 18,
then byx is equal to 1/1.6 and find out the value of bvu. अनदर सिंपल वन, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है दोनों में. मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, दैट इज इंस्टेड ऑफ cy अपॉन cx दिस बिकम cx अपॉन cy. तो यहाँ पे वापस हमको cy अपॉन cx ही लेना पड़ेगा. भले इन लोगों ने cx अपॉन cy लिखा है और फिर रेसिप्रोकेट किया है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट cy अपॉन cx ले सकते हैं. तो 1.6 इंटू 2/5 हो जाएगा ये. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.64. तो एकदम सिंपल सा ये शॉर्ट सम है और ये पूछने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर सम इधर दिखाया. एंड similar questions are given to you in the last exercise of your chapter. So I end the chapter of linear regression here. हमने सारे topics cover कर दिए हैं और सारे type of sums भी cover कर लिए हैं. Now you have to solve that last exercise by yourself, short sums, long sums, every sum that is possible, and then हम आगे बढ़ेंगे with the fourth chapter of time series. Thank you.